वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और एक मडोरिया बैल साहब। आइए अब बात करते हैं एक ही राज्य इस साल जहां पर चुनाव होना है, बिहार की वोटर लिस्ट वहां पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की रिवीजन को लेकर सियासत में बहुत गर्मी है। आरजेडी नहीं, अब तो बंगाल की टीएमसी भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव है और उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले वहां भी ये प्रोसेस करेगा। इसे लेकर टीएमसी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के रिवीजन के फैसले पर अपना विरोध जताया। बिहार में 22 साल के बाद वोटर लिस्ट में यह रिवीजन हो रहा है। इससे पहले 2003 में वोटर लिस्ट में रिवीजन हुआ था। बिहार में करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और उससे पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन के फैसले को लेकर अब विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। टीएमसी ने इसके विरोध में आज चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत भी की, क्योंकि बिहार चुनाव के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होगा। टीएमसी को डर है कि कहीं बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी वोटर लिस्ट में इस तरीके से रिवीजन ना हो। इसे लेकर ही टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर तेजस्वी यादव बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, इससे लोगों को नुकसान होगा। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी के वोटर्स का नाम हटाने की साजिश है, ये गरीबों का नाम काटा जाएगा और वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। 2024 में तो इलेक्शन हुआ, 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसको क्यों नहीं बेस लेवल पकड़ता है? आप 2003 के क्यों पकड़ता है? और 2003 से 2024 जिसको एनरोल्ड हो गया वोटर, उनके जो वोट दिया, आप कैसे डिलीट करने सकता है? आप कैसे डेट ऑफ बर्थ का आप क्यों? उसने बोला ठीक है 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसको बेस लेवल करने के लिए कंसीडर करेंगे। हम लोग को जो बोला ना आज के वो जो फिरोज जी ने जो बोला, और हमने हम लोग जो पॉइंट, संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है वोट का। और लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं, केवल अमीरों की सरकार है। इसलिए सचेत रहिएगा। हमने अपने पार्टी के लोगों को सचेत कर दिया है, अपने गठबंधन के लोगों को सचेत कर दिया है कि किसी भी कीमत पे हमारा आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई का एक वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, उसके लिए सचेत हम सब लोगों को रहना है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? ये अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है। मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अगर घुसपैठी है तो फिर 2024 के चुनाव में घुसपैठी वोट डाले थे क्या? अगर घुसपैठी है, चलिए मान लिए, तो क्या 2024 के चुनाव में इसीलिए ये रिजल्ट आया क्या? तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे 2024 के चुनाव को भी, रिजल्ट को भी। फिर आपने देखा सारे विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी साहब जो कह रहे थे वो एक मुद्दा है कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से घुसपैठियां आए, उनके नाम ना हो, बाकी लेकिन और भी विषय होते हैं जब इलेक्टोरल रोल्स का रिव्यू किए जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस जो ये प्रक्रिया हो रही है इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। इलेक्शन कमीशन कई प्रकार के रिवीजन करता है इलेक्टोरल रोल्स में, लेकिन ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये बहुत रेयर होते हैं। जैसे 1952 से लेके अब 2004 तक केवल 9 बार, इतने वर्षों के अंदर केवल 52 वर्षों में 9 बार ऐसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं इलेक्टोरल पोल्स के। लेकिन इसमें जो नया बिहार में हो रहा है वो ये कि कभी किसी राज्य के इलेक्शन से 4-5 महीना पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया अंजाम नहीं दी गई है।
इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए इस बार इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और इसको बेस बनाया है इस बार 2003 के इलेक्टोरल रोल को इलेक्शन कमीशन ने। अब ये भी एक नई बात है, क्योंकि जब ये इतना इंटेंसिव रिव्यू होता है तो वो उसका सीधा मतलब होता है, इसमें का जो टेक्निकल टर्म में पढ़ रहा था उसको बोलते हैं डिनोवो इलेक्टोरल रोल, मतलब स्क्रैच से सब आपने पुराना हटा दिया, स्क्रैच से आप एक नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे कि भाई इतने मतदाता हैं। अब उसमें पुराने किसी रिकॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, आप घर घर जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, कम से कम 2 विजिट होती हैं इसमें किसी भी अधिकारी की एक घर के अंदर कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, और आप एक नए सिरे से इलेक्टोरल रोल तैयार करते हैं। लेकिन इस बार आप बेस 2003 का लेकर के चल रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न हैं और इसको सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा 4 महीने के अंदर। त्रिपाठी जी, नहीं, अब इसमें विपक्ष के कंसर्न जायज हैं या नहीं? नहीं, कंसर्न, ये वाला कंसर्न बिल्कुल जायज है। मतलब मैं बार बार कहता हूं कि दरअसल विपक्ष की मुश्किल क्या है कि वो किसी भी बात पर सिर्फ विरोध पे आ जाते हैं, तो जो असली मूल मुद्दा होता है वो भी नहीं सुनाई देता है। जैसे वो तुरंत क्या कहने लगते हैं, हमारा वोटर काट दिया, कहां से पहचान के काट दिया भाई? वो मुसलमानों को काट देंगे, हमारे मतदाता समूह को किनारे कर देंगे, प्रवासी को। ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि क्या मतदाता सूची पूरी तरह से पक्की, दुरुस्त, ठोक बजा के नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, लोकतंत्र का मूल आधार है। क्या इतने समय में हो पाएगा? मुश्किल दिख रही। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों को जाकर कहना चाहिए कि अगर मतदाता सूची का इतना गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो उसके लिए इतना समय लगेगा। अगर चुनाव आयोग कोई तरीका बताता है कि इससे जल्दी हो जाएगा तो हमारे लोगों को साथ रख के, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको साथ रख के करिए, या इस चुनाव की तारीख को और आप आगे बढ़ा दीजिए। ऐसा तो हुआ नहीं है कि कभी भी कोई चुनाव बढ़ाया नहीं गया, और किसी भी चुनाव को अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो 6 महीने तक के लिए टालने का अधिकार तो सदन भी रखता है। तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर बिहार ही क्यों, बिहार में क्यों हो रहा है? नहीं, यह सवाल तो एक ऐसा है ना कि अभी बंगाल में तो हुआ नहीं, तो कहेंगे बंगाल ही क्यों? इसीलिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कहा जाता है, तो उस पर कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों? देखिए, यह वाला मुझे नहीं समझ में आता है। किसी भी चुनाव के पहले ये क्यों, ये सवाल होगा। अगर लोकसभा के पहले कहते तो कहते देखो मोदी जी ने तय कर लिया 400 पार, इसलिए ये कर रहे हैं, यही कहते ना। अब तो हो गया ना भाई। अब आज ओवैसी कह रहे हैं ना, आपने 2024 के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? फिर हम सवाल उठाते हैं कि उस पर बोगस वोटर थे। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि जो भी बोगस वोटर है, जो भी डुप्लीकेसी है, राज्य के चुनाव में वो डुप्लीकेसी की संभावना बिहार में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लोग हैं। दूसरा, जब हम कहते हैं घुसपैठ का, तो हर राज्य की समस्या है। आप फिर एनआरसी की बात आती है तो वहां हट जाते हैं। मुझे लगता है इस देश को अपने हर नागरिक, हर मतदाता की पहचान करने की सख्त, आप कह रहे हैं इस प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है करने में, लेकिन यह हो पाए और कैसे किया जाएगा इस पर सवाल, इसको भरोसा में लेना चाहिए, बिना उसके कैसे चलेगा? देखिए, प्रक्रिया बहुत अच्छी है चुनाव आयोग की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कि चुनाव आयोग डिक्लेयर कर चुका है कि 30 सितंबर को हम फाइनल बिहार की मतदाता सूची जारी करेंगे। 26 जून से 26 जुलाई तक वो पुनरीक्षण कर रहा है। अगस्त में आपको अपना अगर नाम नहीं है तो आप अगस्त में आप जाकर शिकायत दर्ज कर सकते चुनाव आयोग को, और 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल सूची जारी कर देगा। तो क्या इतने बड़े बिहार राज्य में 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर लेगा? मुझे लग रहा है चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जरूरी यह भी होना कि जिस तरीके से बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी है, दूसरे तरह के घुसपैठ के लोग वोटिंग करते हैं, तो एक बार इसकी सफाई होना जरूरी है। अब साधन, संसाधन, सुविधा कितनी चुनाव आयोग के पास है, उनका एम्प्लॉय कितने इफेक्टिवली काम करते हैं। चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है कि ऑनलाइन से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भर सकते हो। अगर आप बिहार में नहीं रह रहे हो नौकरी के लिए, आप बाहर हो, वोटर आप बिहार के हो, तो आपको घर आने की जरूरत नहीं है हमारे वेरिफिकेशन के लिए। आप डाउनलोड कीजिए फॉर्म, उसको फिलअप कीजिए और वो भेज दिया, हम उससे वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो तमाम तरह के विकल्प चुनाव आयोग दे रहा है कि आप अपना नाम वापिस इसमें शामिल कीजिए। तो मुझे लग रहा है ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और ये होना चाहिए थी। अब बिहार चुनाव के बाद होती है या पहले होती है, ये बात का प्रश्न है। अब हुई है तो बेहतर तरीके से हो और जो फर्जी नाम है वो इसमें से हट जाए। बैल साहब, बिल्कुल, इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2 करोड़ के करीब जो इलीगल हैं या कई और जगह से भी आए इलीगल वोटर लिस्ट के अंदर है, तो उसके लिए जरूरी है प्रक्रिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि 13 करोड़ पॉपुलेशन है जिसमें नियरली 8 करोड़ का रिवीजन चेक होगा। और दूसरी बात यह आती है कि जो 70% वहां की एज है वो 35 साल या उससे नीचे है, और ज्यादातर रिवीजन की जरूरत पड़ेगी उस एज ग्रुप की जहां पे वो यंग एज ग्रुप है। और तीसरी चीज आती है, बहुत महत्वपूर्ण आती है, वो ये है कि ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होगा। और इसमें क्या है, मानसून का पीरियड है। इस पीरियड के अंदर पिछले साल 12 ब्रिजेस गिरे थे अगर आपको याद हो, और एक ब्रिज 50 विलेजेस को कनेक्ट करता है। और आखिरी चीज आती है इसके अंदर, वो है कि जो बहुत सारे
परसेंटेज है, 61.8% लिटरेसी रेट है बिहार का, यानी कि वो 11% कम है नेशनल एवरेज से। वो लिटरेसी है, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ लिख सकते हैं या जिनके पास पेपर्स होंगे उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे कि वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट कहां से दिया जाएगा। सर देखिए, ये प्रक्रिया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये, जब आप कह रहे हैं इंटेंसिव रिवीजन, तो इंटेंसिव रिवीजन और आप कह रहे हैं मतलब स्क्रैच से शुरू करेंगे, तो जाहिर है कि उस पर और ज़्यादा वक्त लगेगा। तो क्या इतने कम समय में ये काम हो पाएगा? मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन खुद ही भरोसा नहीं है। वो अपने जो उसने आदेश जारी किए हैं उसमें बहुत सारों में बदलाव कर दिए, यदि आपको याद नहीं हो तो। इसमें कई चीज़ें जो पहले उन्होंने कंडीशंस लगाई थी उसको वो विड्रॉ करते जा रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को करना है वो भी अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होनी है, फिर उसके बाद वो काम होना है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि एक तो ये है कि इसको क्या पूरा कर पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे। मैं उस पर नहीं जा रहा कि बिहार में क्यों, भी बिल्कुल ठीक बात है, कहीं से भी करेंगे तो वो शुरू होगा कि बिहार में क्यों 2024 से पहले होना, तो 2024 से पहले क्यों। लेकिन एक वक्त पूरा मिलता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 साल बाद होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में शुरू कर लेते इसको कि भाई बड़ा राज्य है, वहाँ पर शुरू कर ले। लेकिन ये परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी की बड़ी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है, समझे। इलेक्शन कमीशन के जो अभी तक का कामकाज रहा है उसमें भले ही उसने सब चुनाव करवाए, बहुत सारी सरकारें बदली, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको उसमें भरोसा कम रहा है और बार बार लगता है हमारे सवालों के जवाब नहीं, हमारे सवालों का जवाब वो नहीं देते। तो ये जब तक भरोसा पैदा नहीं करेंगे, ठीक है, पहले ये भरोसा तो पैदा करें कि आप जो काम, इसलिए वो हर दिन सवाल खड़ा करते हैं, जो भी आप करते हैं उस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। तो पहले ट्रस्ट पैदा करें इलेक्शन। आइए अगली खबर बढ़ते हैं। यूपी के इटावा में यादव समाज के कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला आपने देखा था, पूरा प्रकरण अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुका है। इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब आमने सामने। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बाबा बागेश्वर कथा कहने के लिए टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, 50 लाख रुपए फीस लेते हैं, उन्हें कथा में बुलाने के लिए सबकी हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव की इस बात के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मेरे खिलाफ प्रायोजित भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वालों को सब पता है कि यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात यह है और सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो जाए। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे, हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। हिंदुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। अच्छा, एक खबर हमने कल भी इस पर बात की थी जब अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया था। आज अखिलेश यादव ने साफ किया, माफ कीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहता रहे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस सबसे फायदा नेता को होगा, समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता को इसका फायदा जरूर मिलेगा जातिवादी बातें करके। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं उसको अगर यूं भी समझें तो अखिलेश यादव ये सब जब कहते हैं तो हो सकता है कि उनका जो बाबा बागेश्वर का समर्थक है वो और मजबूत हो जाए, क्योंकि जब नेता इस तरह से किसी पर हमला करता है, और इसको पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अखिलेश यादव कई बार एकदम से कुछ अलग धारा में जाते दिखते हैं। क्या अखिलेश यादव की तरह शानो शौकत से इतने बढ़िया शानदार व्हाइट हाउस में हर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रह सकता है? क्या संभव है क्या?
और इस पर हम लोग बार बार बहस करें कि हर एक का बाबा बागेश्वर ने, व्हाइट हाउस उनका जो घर है व्हाइट हाउस जैसा ही है, बहुत अखिलेश जी। भव्य दिव्य घर है, वो अक्सर उसके चित्र आते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है आप ये कहें, और जो नहीं बुला पाएगा वो नहीं बुलाएगा, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। जिसको जो भागवत कथा कहनी है, और अच्छा है कि इस बहाने देश में लोगों को पता चल रहा है कि हर क्षेत्र में हर जाति का कथावाचक है। बिल्कुल। और जो भी ये कहे कि सिर्फ ब्राह्मण कथा कह सकता है कि उसके विचार नीच हैं, क्योंकि कथा कहने के लिए, भगवान की कथा कहने के लिए किसी जाति का कोई, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, आचरण तो ठीक रखना पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। अगर आचरण ठीक नहीं है तो फिर सवाल खड़ा होगा, वरना किसी पर कहां सवाल खड़ा होता है, कितने लोग किस जाति के कहां से, और कोई पूछता भी नहीं है भाई। अभी बड़ा सुंदर एक बरेली के डॉक्टर साहब यादव जी हैं, उनका आ रहा है कि हमको ब्राह्मणों ने बुलाया और इतनी माला पहना दी कि हमारे वजन से ज्यादा माला हो गई। तो सम्मान तो आपको आपके आचरण व्यवहार से मिलता है, लेकिन अखिलेश यादव इसमें क्या खोजना चाह रहे हैं, कौन किसको निशाने पर लेना चाह रहे हैं, ये अब तक नहीं समझ में आ अब रहा। देखिए इसमें अखिलेश यादव अगली किस्त जारी करते हैं नहीं बयानों की। अच्छा, आज 1 जुलाई से देश में कई बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं, जरा वो मैं आपको बता दूं। वो सारे बदलाव क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इनको जाने बेहतर होगा। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला बड़ा बदलाव यह है कि आज से रेलवे से लंबी दूरी का सफर करना महंगा हो गया है। ट्रेन में नॉन एसी और एसी क्लास दोनों के टिकट के दाम बढ़ गए हैं। नॉन एसी के टिकट के दाम प्रति किलोमीटर 1 पैसे और एसी क्लास के 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। हालांकि ये इजाफा 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी करने पर लागू होगा। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर सफर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो प्रति किलोमीटर आधा पैसा एक्स्ट्रा दाम देना होगा। सुनने में बड़ा छोटा छोटा लग रहा है। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है तत्काल टिकट की बुकिंग को लेकर। आज से बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकते, यानी जो आधार वेरीफाइड यूजर्स हैं, अकाउंट जिनका है, वही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। 15 जुलाई से आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी जरूरी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट यह है कि रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकते। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ट में बदलाव होगा। अब से पहले तक रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले जारी होता था, अब रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले ही बन जाएगा। तो ये एक बदलाव था। और भी कुछ है। आज से क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के नियम को लेकर ही बदलाव हुआ है। क्रेडिट कार्ड को लेकर के आरबीआई की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद 1 जुलाई से सारे प्राइवेट और सरकारी बैंकों के नियमों में कुछ परिवर्तन है। सारे क्रेडिट कार्ड धारकों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए भुगतान करना होगा और इसके बाद से बिल डेस्क, इन्फीबीम, एवेन्यू, क्रेड और फोन पे जो ये प्लेटफॉर्म्स थे जो अभी तक जिनसे आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते थे, उन पर असर पड़ेगा। आज से यूपीआई चार्जबैक का नियम भी लागू हुआ है। रिजेक्ट हुए चार्ज बैंक क्लेम को अब फिर से प्रोसेस करने के लिए बैंकों को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब पिछले महीने की 20 तारीख को जो नए नियम का ऐलान किया गया है उसके मुताबिक बिना एनपीसीआई की मंजूरी के ही बैंक चार्जबैक क्लेम फिर से प्रोसेस कर पाएंगे। नए पैन कार्ड बनवाने के लिए भी नए नियम लागू हो गए। नए पैन कार्ड बनवाने के लिए अनिवार्य तौर पर आधार देना ही होगा। इससे पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट का या कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट से काम चल जाता था। अब सीबीडीटी ने आधार वेरिफिकेशन का जो नियम है वो लागू कर दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है। आज से कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 58 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 57 रुपए, मुंबई में 58, चेन्नई में 57.5 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता हुआ है। और ऐसा लगातार चौथा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी खबरें थी। सर, आप पर कितनों का असर पड़ेगा? क्रेडिट कार्ड वाले का तो पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड का मैं एक चीज़ देख रहा था कि सारी चीज़ों में आधार कार्ड को ज़रूरी किया, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर बिहार में रिवीजन में उन्होंने आधार कार्ड को नहीं माना है। कोई कन्फ्यूजन है क्या? मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए आधार कार्ड ठीक नहीं है, बाकी सारी सरकार के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए कि कैसे है। और ये मैं बताऊँ, क्रेडिट कार्ड और जो पेमेंट एटीएम को लेकर बहुत छोटा छोटा सा लगता है, लेकिन इसके बड़े असर होते हैं। पिछले महीने सरकार ने एटीएम कार्ड मशीन्स पर पैसा बदला था और उसमें कहा था कि भाई 5 बार का आप जो ट्रांजैक्शन है उसको उसके बाद आपको 23 रुपए देने पड़ेंगे या 17 रुपए देने पड़ेंगे। वापस नहीं हो गया था? नहीं, वापस नहीं हुआ, वो है और उसका रोज नोटिस आता है आपके पास। अच्छा। लेकिन उसमें 2 काम किए सरकार ने। एक तो ये कहा कि नॉन ट्रांजैक्शन भी पेमेंट को शामिल कर लिया गया उसमें। नॉन ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आपने एटीएम मशीन में कार्ड डाला
और मशीन ने पैसा नहीं दिया, ओ तब भी वो एक बार का चार्ज, मशीन घुमाने का भी पैसा, मशीन घुमाने का पैसा भी आपका, चाहे पैसा निकालो ना निकालो, नहीं निकालो नहीं है, मशीन निकला कि नहीं निकला, यूज करने का, मशीन यूज करने का पैसा। तो वो ऐसे धीरे धीरे करके सिमर करते करते वो आपकी पॉकेट पर थोड़ा सा हमला कर रहे हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेलवे वाला लेकिन बहुत मिनिमल लगा मुझे तो, रेलवे वाला ठीक है, मिनिमल है वो, कि उस तरह से काम हो रहा है। अगली खबर के बाद एक बड़ा काम है, रेलवे एजेंट को यदि उन्होंने 30 मिनट को रोक दिया है, तो वो उससे बहुत मदद मिलती है। अच्छा, आज तो खाली नहीं मिलता एक इंपॉर्टेंट खबर और, भारत ने बीते 10 सालों में डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए खुद को दुनिया में डिजिटल राजधानी के रूप में कैसे स्थापित किया है। आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया, और देश के करोड़ों लोगों को न सिर्फ तकनीक से जोड़ा गया, बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था, समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही, इस सब की एक इबारत नई लिखी गई है, और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल काम है। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने उसमें लिखा है कि 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज के रूप में बदलने की पहल के रूप में हुई थी, और 10 साल के बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत हुई। अब इसमें बहुत सारा डेटा जो है वो दिया जा सकता है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर आप बात कर लें, इसके अलावा पब्लिक जो डीबीटी ट्रांजैक्शंस है, मेरे ख्याल से 44 से 48 लाख करोड़ रुपया लोगों के घर में गया है, उसमें लीकेज रुकी है, तो उससे कितना पैसा बचा है। डिजिटल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर आदमी महसूस करता है। आज एक डेटा है कि कितने करोड़ लोग जो हैं, शायद 90% लोग भारत के जो है वो डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं। मैं जोड़ दूं कि ये मतलब जो इलेक्शन हमारा सिस्टम है, अंग्रेजों के लिए ये दूसरा जवाब है। विंस्टन चर्चिल के लिए ये दूसरा जवाब मैं देखता हूँ। विंस्टन चर्चिल ने कहा था जबकि आज़ादी मिल रही थी कि ये जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो इसको डेमोक्रेसी को नहीं संभाल पाएंगे, और फिर दुनिया ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया क्या संभालेंगे। आज मैं अभी कुछ दिनों पहले 6-8 महीने पहले गया था, यूरोप में नहीं चलता डिजिटल पेमेंट का काम, हिंदुस्तान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट चल रहा है। तो ये अंग्रेजों के लिए जवाब है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये उनसे ज्यादा पी चिदम्बरम साहब को जवाब है, जिन्होंने कहा था कि कौन खरीदेगा 10 रुपए की सब्जी। दुनिया में भारत के डिजिटल इंडिया ने कमाल किया है, चमत्कार किया है। कुछ बातें हैं जिसको सरकार को सोचना चाहिए। बीच बीच में ये जो खबरें आती हैं कि कभी इस पर चार्ज लगाएंगे, उस पर चार्ज लगाएंगे, ये कतई ठीक नहीं है, क्योंकि आपने खुद उस तरफ, उस सिस्टम की तरफ ले गए हैं। कोविन प्लेटफॉर्म हो, डिजी यात्रा हो, डिजी लॉकर हो, डिजिटल इंडिया ने जो किया है वो दुनिया के विकसित देशों के लिए भी एक चमत्कार है। उनको लगता है अरे ये मिरेकल है क्या, ये जादू हो गया क्या। मुझे लगता है ये सब बहुत शानदार है, लेकिन अब ऐसे में खबर आती है कि 15 साल पुरानी गाड़ी, 10 साल पुरानी गाड़ी, महाराजा अग्रसेन के नाम पर रेलवे स्टेशन, तो लगता है भैया भाजपा के नेताओं को समझाओ ना। मोदी जी कहां सोच रहे हैं विकसित भारत, और कहां ये कह रही हैं कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर बदल दो। और मैं फिर कह रहा हूं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट फिर बंद करो ना भाई। अगर 10 और 15 साल पुरानी गाड़ी आपको करना है तो उसको बंद कर दीजिए। दोनों काम नहीं चल सकता है। ये ऑटो कंपनियों को लाभ दिलाने के अलावा क्या है, सरकार को बताना चाहिए। सर आपकी भाषा में समझे, हाँ, बिल्कुल। त्रिपाठी जी की गाड़ी पुरानी हो गई है।